जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी के लिए आज हम आप सभी के बीच आधुनिक भारत की क्लास को लेकर आए हैं और इस क्लास से आपके एग्जाम में 12 से 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो 10 से 12 प्रश्न आपके आने वाले 14 मई के एग्जाम में श्योर देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीपीएससी के जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, वीए हो, लोअर पीसीएस, जो भी परीक्षा आप 2023-24 में देना चाहते हैं तो उन सभी को ये वीडियो पूरा देखना अवश्य होगा। तो आइए मित्रों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारे नोट्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे यूरोपीय व्यापारी कंपनियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी सन दी गई है। तो आपको इनकी डेट याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है। कौन सी कंपनी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन कब हुआ? तो याद रखें दोस्तों 1498 में। यानी सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर आपकी डच कंपनी आई जो हॉलैंड के निवासी थे और ये 1605 में आई थी। तीसरी कंपनी आपकी ब्रिटिश, जिनको अंग्रेज कहा जाता है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, ये 1608 में आई थी। उसके बाद देखिए डेनिश कंपनी की बात की जाए, डेनमार्क की, तो ये 1620 में आई थी भारत। ये आगमन का क्रम है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांस के, जो 1668 में आए, और उसके बाद आपके स्वीडिश आए और स्वीडन के आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। तो केवल आप इन कंपनियों के नाम याद रखिए, कौन सी कंपनी किस वर्ष आई। ठीक है, पहले कौन सी आई? तो नंबर 1 पर आपकी पुर्तगाली, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इन 5 कंपनियों का आप क्रम याद रखें। यहाँ से प्रश्न आ जाता है आरोही अवरोही क्रम लगाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है कि पुर्तगाली कंपनी 1498 में, ठीक है, भारत आई तथा सबसे अंत 1961 में वापस गई। तो पूछ सकता है कि पहली कंपनी वो कौन थी जो सबसे पहले भारत में आई? तो पुर्तगाली। और सबसे अंतिम में कौन सी कंपनी भारत से गई? तो वो थे पुर्तगाली। 1961 में इन्होंने भारत से वापसी की। एक तरफ यहाँ पर देखिए विदेशी कंपनियों का आगमन का क्रम दिया गया यहाँ पर। ठीक है, स्थापना का क्रम है, सॉरी, स्थापना का, आगमन का क्रम हम ऊपर देख चुके हैं। तो सबसे पहले जो आई कंपनी उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम कहते हैं एस्तादो दा इंडिया। ये पुर्तगाल देश की थी। 1498 में इसकी स्थापना होती है और भारत में इन्होंने जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो कोच्चि में खोली थी 1503 में। आगे बात करेंगे तो दूसरी जो कंपनी की स्थापना हुई उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आगमन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डच दूसरे नंबर पर आते हैं और स्थापना के क्रम में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डचों से पहले हो जाती है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये इंग्लैंड के निवासी थे। 1600 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई और पहली जो फैक्ट्री खोली थी वो 1613 सूरत में खोली थी। तीसरे क्रम पर आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1602 में और इन्होंने पहली जो फैक्ट्री खोली थी वो मसूलीपट्टनम 1620 में खोली थी। तो इनकी पहली फैक्ट्री भी आपको याद रखनी है। आगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये डेनमार्क के निवासी थे। 1600 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली फ्रावड़कोर में 1620 में। इसी क्रम में अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांस के निवासी थे। 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और सूरत में ये भी अपनी कंपनी की पहली जो फैक्ट्री वो यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन के निवासी थे। 1731 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है और चीन में अपना पहला कारखाना खोलते हैं ये। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी जिसने अपना पहला कारखाना चीन में खोला था? तो वो थी आपकी स्वीडिश। ठीक है, आगे देखिए पुर्तगालियों से क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पर एक नज़र में देखेंगे कि प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को ड गामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट यानी केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो आपसे पूछ सकता है कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में बनकर आया था और ये 1509 तक रहा था। कब तक रहा था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1509 तक ये भारत में रहा था। आगे अगला पॉइंट देखेंगे 1510 में अलब्रुक ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल फाफे गोवा को छीना। प्रश्न बन सकता है कि गोवा पर कब अधिकार किया पुर्तगालियों ने? तो 1510 में। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे यहाँ से फ्रांसीसियों से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला पॉइंट है कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी।
दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंडसे ओरिएंटेस नाम से जाना जाता है। तीसरा, फ्रांसीसियों में प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। अगला प्रश्न है कि 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोडरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पांडचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में पांडचेरी के नाम से जाना जाता है। इसी बीच एक प्रश्न आपसे ये बन जाएगा कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों ये 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयर क्रूज ने फ्रांसीसी सेनानियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। आपसे बन सकता है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। किस किस के बीच हुआ आप बता सकते हैं। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अब देखिए अंग्रेजों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो प्रश्न ये बनेगा कि 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखेंगे प्रथम अंग्रेज यहाँ पर स्थल मार्ग की बात हो रही है, नाम था जॉन मिल्डन हॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए गठन किया और 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो पहले 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसका समय किसने बढ़ाया था? तो नाम था जेम्स प्रथम। और इन्होंने कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है कि 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। ये पॉइंट कई बार पूछा गया। ठीक है, आगे है 1615 ईस्वी में टॉमस मुनरो के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, अगला पॉइंट है 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो पुर्तगाली राजकुमार थी जिनका नाम था कैथरीन, इनसे जब विवाह हो जाता है तो चार्ल्स द्वितीय को मुंबई उपहार के रूप में पुर्तगाली दे देते हैं। तो प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों को मुंबई किससे प्राप्त हुआ? तो पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? इसको इन्होंने रेंट पर, जिसको हम कह सकते हैं कि रेंट पर या फिर कर पर, इन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड पर प्रतिवर्ष के लिए मुंबई को उठा दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्लासी का युद्ध। यहाँ से प्रश्न बनता है प्लासी के युद्ध से। देखिए क्या क्या। पहला तो तिथि कब थी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 13 जून 1757 को। याद रखें दोस्तों 13 जून 1757 को प्लासी का पहला युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था, यानी किन किन के मध्य? तो बंगाल के गवर्नर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य युद्ध लड़ा गया था। परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेज विजयी हुए। विशेषता क्या रही? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से जमने लगी थी। तो ये प्लासी का पहला जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसका ये निर्णय रहा। आगे बढ़े तो आगे कुछ समय बाद फिर हमने एक और युद्ध देखा जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। तो दोस्त याद रखेंगे बक्सर का युद्ध आपका कब होता है? इसकी डेट आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध आपका होता है 22 अक्टूबर 1764 में। किस किस के मध्य होता है? तो याद रखें दोस्तों ये बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संपूर्ण सेना अंग्रेजों के विरुद्ध थी। और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया? तो सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया था। परिणाम क्या रहा? तो दोस्तों जिस प्रकार 1757 का युद्ध जीता था उसी प्रकार 1764 का भी युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि परिणाम में क्या रहा था? तो अंग्रेज यहाँ पर भी विजयी रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। आगे आप देखेंगे विशेष क्या रहा। तो जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि अंग्रेजों का दबदबा भारत में बढ़ गया था, यहाँ पर वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में की वास्तविक शक्तियाँ अंग्रेजों को कब प्राप्त हुई? तो वो था 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े तो आगे हम देखते हैं कुछ संधियाँ होती हैं, जिसमें पहली संधि आपसे पूछी जाती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो ये दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को होती है। आगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये फुजाउद्दौला के मध्य और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त और 1765 को होती है। तो ये दोनों ही संधि याद रखेंगे, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जब थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक के युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो इनमें कौन कौन सी संधि संबंधित है? कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करें, थोड़ा इसको जूम करते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिखे।
हाँ, अब देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात की जाती है 1746 में चालू हुआ और 48 में ये समाप्त होता है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था, जिसमें एक्स सालेब या सेलेब की संधि के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और यह कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, जिससे पांडिचेरी की संधि के अकॉर्डिंग ये शांत किया गया था। तीसरा युद्ध था सप्तवर्षीय युद्ध, जिसको हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहते हैं, और ये पेरिस की संधि से ये समाप्त हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, तो तीनों ही युद्ध आप याद रखेंगे, और किस युद्ध का निर्णय किस संधि से समाप्त हुआ ये आपको याद रखना है। अक्सर यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, और इनमें क्या क्या परिणाम निकला। पहला तो आप देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1765 से 1769 तक हुआ, और इसका जो मैसूर का शासक था उस समय वो था आपका हैदर अली, और बंगाल का गवर्नर था उस समय तो वो था लॉर्ड वेरेस्टर, और ये समाप्त हुआ था तो मद्रास की संधि के साथ। दूसरा देखेंगे कर्नाटक का आंग्ल मैसूर युद्ध में द्वितीय मैसूर युद्ध, यह हैदर अली के नेतृत्व में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल के नवाब थे, और मंगलोर की संधि से ये समाप्त हुआ था, क्योंकि उस समय हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। तृतीय मैसूर युद्ध की बात की जाए तो ये 1790 से 1792 तक चलता है। टीपू सुल्तान हैदराबाद का नवाब बनता है या शासक बनता है, और बंगाल का जो गवर्नर बना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। आगे आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा वाला, तो इसमें दोस्तों टीपू सुल्तान रहा और लॉर्ड वेवेजली यहाँ पर शासक बना, और मैसूर की गद्दी को लेकर ये युद्ध छिड़ गया था। इसी बीच थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा युद्धों की बात हो रही है, तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये दोस्तों आपका 1775 में प्रारंभ हुआ और 1782 तक चला था। इसमें सालबाई की संधि के अकॉर्डिंग ये समाप्त हुआ, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेजों को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप का जो अधिकार था वो प्राप्त हो गया, तथा माधव राव नारायण पेशवा बना, और राघवों की पेंशन बंद कर दी गई थी। ठीक है, पेंशन क्या कर दी गई थी, एक साथ दे दी गई थी राघवों को। आगे देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 तक चलता है। इसमें 3 संधियाँ होती हैं। पहली आपकी होती है देवगांव की संधि, दूसरी फूरजी अर्जन गांव की संधि, तीसरी राजपुर घाट की संधि। ठीक है, इसी बीच आगे बढ़ेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका 1817 से 1818 तक चलता है। पूना संधि और ग्वालियर संधि और मंदसौर की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर आंग्ल सिख युद्ध, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आधुनिक भारत को और अंतिम तक लेकर जाएंगे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों के कौन से गुरु थे, तो दोस्तों याद रखेंगे दिलीप सिंह यहाँ पर सिखों के गुरु थे, और गवर्नर जनरल की बात की जाएगी तो लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल था। संधि कौन सी हुई, तो लॉर्ड यहाँ पर लाहौर की संधि हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर द्वितीय युद्ध होता है, तो द्वितीय युद्ध में कौन, दिलीप सिंह यहाँ पर गुरु होते हैं, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर गवर्नर बनता है, और अमृतसर की संधि के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। यहीं पर दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट आपको याद रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग से उसका कार्यकाल पूछा जाता है। तो 1773 से लेकर 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। दूसरा कि घेरे की नीति या रिंग फेस नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। तीसरा पॉइंट है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य और 3 अन्य। आगे आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1775 से 82 में हुआ था, अर्थात वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ये भी आपका वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ। और सालबाई की संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई। थोड़ा आगे बढ़े तो आगे आप देखेंगे न्यायिक, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा गया है, तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। दूसरे क्रम के आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनसे भी प्रश्न आपके देखिए कौन कौन से पूछ सकता है। इनका कार्यकाल आपसे पूछेगा तो 1786 से ये बनते हैं, और 1793 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हैं। इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1790 से लेकर 1792 तक चलता है, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये समाप्त होता है। दूसरा स्थायी बंदोबस्त का जनक आपसे पूछा जाता है, जो 1793 में शुरू किया गया था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई, और जो कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर याद रखें गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, वहीं पर इनकी कब्र बना दी गई।
तो पहला अंग्रेज जिसकी कब्र भारत में बनी, तो आप याद रखें दोस्तों, वो होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसकी मृत्यु भी भारत में होती है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र बनाई जाती है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे आप देखेंगे भारत में सिविल सेवा का जनक आपसे पूछ सकता है, पुलिस अधिकारी का जनक पूछ सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ये हो जाएगा दोनों काम के लिए। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि नए वायसराय की तरफ जो आपका बनता है, नाम था लॉर्ड वेवेजली। दोस्तों यहाँ पर पहला तो प्रश्न बनेगा कि लॉर्ड वेवेजली का समय कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो ये समय 1798 से लेकर 1805 तक लॉर्ड वेवेजली का कार्य रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वायसराय से संबंधित प्रश्न बन सकता है। वायसराय से पूछ सकता है कि वायसराय का कार्यकाल कौन से का कब तक रहा था। आपके वायसराय क्रम से लगाने के लिए आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप सारे वायसरायों के कार्यकाल याद रखेंगे और उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए ये भी आपको याद रखना है। एक तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि सहायक संधि का जनक कौन था, तो वो भी आपका यही हो जाएगा, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि सहायक संधि की शुरुआत कब की गई, तो 1798 में की गई थी और इसका जनक कौन था, तो लॉर्ड वेवेजली। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे बन सकता है कि हैदराबाद 1798 और 1800 तक मैसूर, ये जो क्षेत्र आपके दिए तंजौर अवध, ये सारे के सारे हमने सहायक संधि से अंग्रेजों के अधीन डाल दिए थे अपने ले जाके। ठीक है, आगे आप देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1799 में हुआ था और किस संधि से ये समाप्त हुआ, तो वर्षिंग की संधि से ये समाप्त कर दिया गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ, तो 1803 से 1805 2 वर्ष के लिए चला था। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो कार्य किए गए ये सारे के सारे दोस्तों लॉर्ड वेवेजली के शासनकाल में किए गए, लॉर्ड वेवेजली के शासनकाल में। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तो हमने ऊपर कर लिया था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। एक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था और ये लॉर्ड हेस्टिंग है। कार्यकाल 1813 से 1823, 10 वर्ष तक ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। इसके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो बाद में हस्तक्षेप की नीति के कारण इसको शुरू किया गया था। आगे 1858 में पेशवाओं का पद क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 फोले में, किसके समय, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में। इसी बीच आपसे देखिए पूछ सकता है कि मुंबई तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने लागू किया था 1820 में, समय किसका था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल से सारे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखिए अभी तक हमने पढ़े थे बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर। अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो नाम एक ही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 में इनके समय में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तीसरा, इस प्रकार 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड एलनबरो, इनका समय याद रखेंगे 1842 से 1844 तक। इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए वे आपको नोट करने हैं। आंग्ल मराठा अफगान युद्ध समाप्त हुआ, सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। तो पूछ सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1843 में। आगे बढ़ेंगे तो लॉर्ड डलहौजी देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासन में कई बार प्रश्न बने हैं। इनका कार्यकाल बन सकता है तो 1848 से ये गद्दी पर बैठते हैं और 1856 तक ये गद्दी पर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का जो कांग्रेसी अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। प्रश्न बन सकता है कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था, तो 1849 को। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था इसी के समय में। अब इसने देखिए कुछ सिद्धांतों के आधार पर इसने बहुत सारे शहरों को अपने अधीन ले रखा था, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं। तो यहाँ पर पूछता है कि कौन कौन से शहर को कब लिया गया था, क्रम से आपसे लगाने के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले फतारा को लिया गया था 1848 में, फिर जैतपुर और संभल को लिया गया था 49 में, फिर घाट को लिया गया था 50 में, उदयपुर को 52 में और झांसी को 53 में। इनको इसने अपने अधीन ले लिया था व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इन्होंने अपने अधीन ले लिया था। और इन्हीं सारी हरकतों के आधार पर 1857 की क्रांति की जो ज्वाला थी वो 1857 में जाकर फूट गई थी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी वो कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिससे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होने लगा था और वो आक्रोश उन्होंने अपने 1857 के विद्रोह में निकाल दिया।
और देखिए यहाँ क्या क्या बन सकता है। भारत में रेल का जनक 1853 में लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी या रेल पटरी बिछाई गई थी। और द्वितीय संचालन 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य किया गया था। एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत में PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से रहा है? तो 1856 से लेकर 1858 और 1858 से लेकर 1862। अब दो प्रकार से कैसा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो 1856 से 58 तक रहे, तो यहाँ पर तो गवर्नर जनरल के रूप में रहे, और 58 से 62 तक ये वायसराय के रूप में रहे थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, एक प्रश्न बन सकता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्त याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग था। और बाद में वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग ही बना। दूसरा पॉइंट है 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आगे बन सकता है आपसे प्रश्न का 1862 में 3 नए हाईकोर्ट खोले गए थे, कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। ये जो हाईकोर्ट खोले गए थे ये आपके 1862 में खोले गए थे। उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो दोस्त याद रखेंगे गवर्नर जनरल या वायसराय बनेगा तो वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्यों विलियम बेंटिंग पर टिक करेंगे? सॉरी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा 1862 में। ठीक है। मुगल सम्राट का पद किसके समय समाप्त किया गया था? तो दोस्त याद रखेंगे ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। अब लॉर्ड मेयो से देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो प्रश्न आपसे बनेगा कि 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना या इसको विभाग को बनाया गया था, और इसी के शासनकाल में भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन, यहाँ से क्या बन सकता है? इनका कार्यकाल पूछ सकता है। 1865 से 1880 तक रहता है। पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया था? तो 1878 में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो पूछ सकता है कि प्रथम अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। दूसरा पॉइंट, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इनके समय में। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे के सारे याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के शासनकाल में 21 वर्ष से लेकर 19 वर्ष जो सिविल सेवा की अधिकतम आयु सीमा थी उसको घटाकर कर दिया गया था। आगे लॉर्ड रिपन की बात की जाएगी तो यहाँ से देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो इनके समय में 1881 में जनगणना शुरू होती है। दूसरा, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित होता है 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त किया जाता है। और 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों का मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपके कब होते हैं? याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे देखेंगे लॉर्ड डफरिन की बात की जाएगी तो पहला तो पॉइंट आपसे यहाँ बनेगा कि डफरिन के समय AOU ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा, 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। आगे थोड़ा बढ़ाया जाए तो लॉर्ड कर्जन से प्रश्न देखिए क्या क्या बन सकता है। पहला तो प्रश्न ये बनेगा कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का। तो यहाँ पर देखा आपने। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में गठित आयोग की बात करेंगे। कौन कौन से आयोग इनके कार्यकाल में गठित हुए थे? तो देखिए 1900 ईस्वी में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी और अध्यक्ष बनाए गए थे सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है। दूसरा, 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। ठीक है। तीसरा, 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना होती है। चौथा, 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना होती है। तो जितने भी ये आयोग हैं सारे के सारे आपके किसके कार्यकाल में बनाए गए थे? तो याद रखेंगे ये लॉर्ड कर्जन के में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग जिसके अध्यक्ष सर थॉमस रेले को बनाया गया था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी। तो प्रश्न बन सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने किस स्थान पर बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो वो स्थान था आपका शिमला और 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। आगे आप देखेंगे लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं जिनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 के बीच रहता है। तो 1907 में
इन्होंने क्या किया, फूरत वेशन के कार्यकाल में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों के बीच पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू कर दिया था। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ा जाए तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के बारे में देखेंगे। ये 10 में बनते हैं, फूले तक रहते हैं। इनके समय में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, जो 1911 में की गई थी। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, ठीक है, कलकत्ता से बनकर आ गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इनके शासनकाल की सबसे निंदनीय घटना थी 1919 की अमृतसर घटना, वो आपको याद रखनी है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल की वो घटना सबसे निंदनीय थी। आगे देखेंगे लॉर्ड रीडिंग। इनके शासनकाल में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ये कौन, लॉर्ड रीडिंग। 1922 में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, ठीक है, एक साथ। और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपसे पूछ सकता है। आगे देखेंगे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन से क्या क्या बन सकता है कि देशी रियासतों के संबंध में 1927 में हार्टोंग बटलर समिति के नियुक्त किए गए थे। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो ये सारे कार्य आपके लॉर्ड इरविन के समय में हुए थे। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल 36 से 44 तक रहता है। इसके समय में पहले प्रांतीय आम चुनाव हुए जो 1936-37 में संपन्न हुए थे, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 5 प्रांतों में पूर्ण रूप से सरकार बनी, जबकि कुछ प्रांतों में गठबंधन से सरकार को बनाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिसका विरोध गांधी जी और कुछ लोगों ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर विरोध किया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा, जिसमें करो या मरो का नारा भी दिया था। आगे देखेंगे लॉर्ड बेवेज। तो ये 44 से 47 तक भारत के वायसराय रहते हैं। इनके समय में शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट आयोग की स्थापना की गई 1944 में। वेवेज योजना की स्थापना की गई 1945 में। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीनमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले हम भारत को स्वतंत्र कर चले जाएंगे। तो ये सारे वायसराय थे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता था। आगे आपसे बन सकता है कि ब्रिटिश कालीन भू व्यवस्था पद्धति। तो देखिए ब्रिटिश काल की 3 प्रकार की भू व्यवस्था पद्धति थी। एक थी आपकी स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। दूसरी थी आपकी रैयतवाड़ी और तीसरी थी आपकी महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1882 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था टॉमस मुनरो के माध्यम से। और महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था हॉट मैकेंजी के माध्यम से। और डेट थी 1822। तो ये सारे के सारे आपको डेट याद रखनी है। इनका क्षेत्र याद रखना है कि जो स्थायी बंदोबस्त था ये आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस यानी उत्तर भारत में रहा। वहीं टॉमस मुनरो के माध्यम से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये आपकी मद्रास, मुंबई, असम में रही थी। और जो महालवाड़ी व्यवस्था थी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत, पंजाब में ये रही थी। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। परसेंट भी आपको याद रखना है कि किसका कितना परसेंट था। तो भूमि का 19% आपका, यहाँ पर 51%, यहाँ पर 30% रखा गया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन समितियों की बात करें तो सबसे पहले थी इनाम आयोग। स्थापना 1852 में होती है। अध्यक्ष यहाँ पर इनाम बनाए जाते हैं। उस समय वायसराय की बात की जाएगी तो लॉर्ड डलहौजी वायसराय थे। और उद्देश्य क्या था, तो भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनकी संपत्ति और उनकी उपाधियों की जांच की जानी चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट था लॉर्ड वुड डिस्पैच। तो जो वुड डिस्पैच आया 1854 में आया था। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चार्ल्स वुड थे और अध्यक्ष थे। और वायसराय लॉर्ड डलहौजी था। कारण क्या था, भारत की भावी शिक्षा और रूपरेखा तैयार करना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे स्ट्रेची आयोग की बात करेंगे तो 1878 में इसका गठन होता है। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड लेटन के समय में इसका गठन किया गया था अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए। हंटर आयोग की बात की जाएगी तो इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, अध्यक्ष लॉर्ड रिपन था। और शिक्षा की प्रगति में पुनरावलोकन के लिए इसका गठन किया गया था। हर्फेल समिति की बात की जाएगी तो इसके अध्यक्ष हर्फेल थे और लॉर्ड लैंसडाउन इसके अध्यक्ष वायसराय थे। और टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे और कुछ भी समितियां नहीं थी यहाँ पर आप देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट समितियां मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा।
इस प्रकार इन समितियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बटला समिति, तो दोस्तों याद रखेंगे हरकोट अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इसका गठन किया गया था। तो ये सारी की सारी समिति आपको याद रखनी है। अब देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्त याद रखेंगे दादाभाई नौरोजी ने किया था, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड डेस्ट ब्लू इंडिया नामक एक लेख में इनका ये प्रकाशन किया गया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1951 में ये पुस्तक थी, जिसमें इस सारी बातों का जिक्र मिलता है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो पर अन्य विचार किस किस के दिमाग में आया, तो रमेश सिंह दत्त के में आया था, जिनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, आगे घटना हमारे 1857 का विद्रोह। ठीक है, देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं 1857 के विद्रोह से। संक्षिप्त रूप में हम इसको समझेंगे। पहला तो पॉइंट आपसे ये बनेगा कि 29 मार्च 1857 को 34वीं, देखिए इसका याद रखेंगे, 34वीं नेटिव इन्फेंट बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना। ठीक है, पूरा याद रखना है। बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। जिला कौन सा था, जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और उन्होंने मेजर सर्जेंट यूरोज को गोली मार दी। तो आपसे पूछ सकता है किसकी हत्या की और किसको गोली मारी। दूसरा पॉइंट, मंगल पांडे को फांसी किस दिन दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। विद्रोह का जो पुनः आगमन हुआ था, यह शुरुआत की गई थी 10 मई 1857 मेरठ से की गई थी। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, और यही वहाँ पर फिर वायसराय बन गया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 1857 के समय कि मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। यहाँ पर एक तरफ देखिए क्या दिया गया है, केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ नायक जिन्होंने उसका नेतृत्व किया। ठीक है, दूसरी तरफ विद्रोह का दमन करता। ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको अच्छे से आप लोग कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर के माध्यम से वक्त खाने किया था। ठीक है, यहाँ पर 11 मई 1857 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था और निकसन हडसन के द्वारा इसको पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। ठीक है, आगे आप देखेंगे लखनऊ, तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल के नेतृत्व किया था ब्रिजेश कादर के साथ, और ये 30 मई 1857 को लखनऊ में इस विद्रोह का आगमन हुआ और कॉलिन कैंपबेल के माध्यम से इसका दमन किया गया। झांसी की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, यूरोज ने इसका दमन किया था। ठीक है, कानपुर की बात की जाएगी तो नाना साहब ने इसका यहाँ पर नेतृत्व किया और कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, किस व्यक्ति ने कहाँ पर क्या किया था। जगदीशपुर से बात की जाएगी तो राजा कुंवर सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया और मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने इसका यहाँ पर दमन किया था। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको याद रखने थे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला की बात की जाए तो इन्होंने फैजाबाद से इसका नेतृत्व किया था, कैम्ब्रेल ने इसका दमन किया था। बरेली से खान बहादुर गफ्फर खान ने नेतृत्व किया, इलाहाबाद से लियाकत चौधरी ने नेतृत्व किया था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसी के बीच आगे बढ़ेंगे 1857 से संबंधित कुछ पुस्तकें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली तो पूछी जाएगी द इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस, किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों वी.डी. सावरकर की पुस्तक है, 1857 पूरा नाम याद रखेंगे। दूसरी द ग्रेट रिवॉल्यूशन, ये किसकी पुस्तक है, अशोक मेहता की। आगे आप याद रखेंगे सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी, आर.सी. मजूमदार की। तो तीनों ही लेखक की पुस्तकें आपको याद रखनी है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, एक तरफ पुस्तक देगा, दूसरी तरफ लेखक दे देगा। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है वो राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में रहा है। तो आइए बढ़ते हैं कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में समझेंगे, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। देखिए परिचय की बात करिए तो राजा राम मोहन राय का थोड़ा सा परिचय समझेंगे। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 सितंबर 1833 को हो गई थी। जन्म स्थल की बात की जाएगी दोस्तों, जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राधा नगर में इनका जन्म होता है। ठीक है, हुगली पश्चिम बंगाल में। उपाधि कौन कौन सी थी इनको, तो इनको जो राजा की उपाधि दी गई थी वो मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। युगदूत की उपाधि दी गई थी वो इनको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। संवैधानिक आंदोलन के जनक की जो उपाधि दी गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत
की उपाधि, भारत के आधुनिक पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य हित सेतु, ये सारी उपाधियाँ किसकी थी? राजा राममोहन राय जी की थी। तो ये सारी उपाधियाँ आपको याद रखनी है। इनकी कुछ पत्रिकाओं के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है, तो पत्रिकाओं में आप देखेंगे। देखिए इनकी तो संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में थी। मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में थी, ठीक है। और एक थी ब्रह्म निकल मैगजीन, ये आपकी अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये तीनों इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। इनकी कुछ पुस्तकें भी थीं, तो उन पुस्तकों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पुस्तकें थी इनकी, देखिए पहली पुस्तक थी इनकी एक मुहताफ उल मुहाविदीन, ठीक है, ये एक किशोरवाद का उपहार था, ठीक है। दूसरी इनकी पुस्तक थी जो प्रिंसिप ऑफ जीसस, यानी जीसस का उपदेश, ये भी इनकी पुस्तक थी। कुछ इन्होंने संस्थानों की गठन किया था, उन संस्थानों के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने कौन कौन से संस्थान का गठन किया था। तो आइए समझते हैं कौन। इनमें पहला संस्थान था, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 में। फिर उन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में। डेवियर हेलियस अग्रगाड़ी भूमिका की निभाई थी, वेदांत कॉलेज खोला। और ब्रह्म समाज की स्थापना की 1829 में कलकत्ता में। तो ज़्यादातर इनके कार्य कलकत्ता क्षेत्र के अंतर्गत ही रहे थे, ठीक। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में समझेंगे। इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को। जन्मस्थल था टकारा, गुजरात। बचपन का नाम था मूलशंकर। और स्थापित संस्थाएं थी आर्य समाज 1875 मुंबई में। यह पूछी जाती है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 मुंबई में। नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, भारतीयों के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया। उपाधि भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको। तो ये सारी के सारी इनकी उपाधि थी, ठीक है। इन्होंने कुछ पुस्तकें थी इनकी, जो पुस्तक आपको याद रखनी है। एक तो थी सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा में 1875 में, ठीक है। दूसरी थी इनकी पाखंड खंडन, और एक थी अद्वैत मत का खंडन। ये सारी इनकी पुस्तकें थी, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप याद रखेंगे जन्म इनका 12 जनवरी 1863 को होता है। जन्म स्थल था आपका कोलकाता। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। पिता का नाम था शिवानाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा तो गुरु का नाम पूछा जाएगा तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और संस्थापित संस्था थी रामकृष्ण मिशन, जो 1897 में बेलूर में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, ठीक दोस्तों। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कुछ धार्मिक आंदोलन है, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि एसएटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। दूसरा का युवा बंगाल आंदोलन का जो स्थापना की गई थी 1826 में हेनरी लुई विलियम डियोजियो के द्वारा कलकत्ता बंगाल में की गई थी। तीसरा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ये सारी संस्थाएं, सारे आंदोलन आपसे पूछे जाते हैं। तत्वबोधिनी की बात की जाएगी तो ये आपके दोस्तों 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की बात की जाए तो 1840 में गोपाल हर देशमुख के द्वारा मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। रहनुमाई की स्थापना की बात की जाती है 1850 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा मुंबई में की गई थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रार्थना समाज की बात करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रानाडे के माध्यम से मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी डेट आपको याद रखनी है और किस संस्थान की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई ये भी याद रखना है। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो 1875 में मैडम HP व्लातसोकी एवं कर्नल HS अल्कांट के द्वारा न्यूयॉर्क में की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक। एक दो और पॉइंट है यहाँ पर देखिए। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 GG आयंगर के द्वारा पूना में की गई थी। इंडियन नेशनल पीपल कांग्रेस की स्थापना 1888 में महागोविंद नारायण के द्वारा मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। देव समाज की 1885 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा कहाँ पर तो लाहौर में की गई थी। तो ये आपको याद रखना था, ठीक है। आगे बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेल्लूर में की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मुंबई में की गई थी। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में श्रीमती रमाबाई नराडे के द्वारा पूना में की गई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 MM जोशी मुंबई में की गई थी।
इसी बीच थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो कुछ और संस्थाएं जैसे सेवा समिति की बात की जाए तो 1914 में एच कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में की गई थी। ठीक है, आगे आप देखेंगे शिव भारती, यहाँ पर विश्व भारती की स्थापना 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो ये सारे के सारे संगठन की आपको स्थापना याद रखनी थी। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ और देखिए यहाँ पर दिए गए जनजातीय आंदोलन एवं संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि सत्यशोधक समाज की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना आपकी दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। अरब्बीपुरम आंदोलन की बात की जाए तो 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा अरब्बीपुरम केरल में की गई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है सत्यशोधक समाज, रट के जाइएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। और इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, आप उसको भी जरूर समझें। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई भी ऐसी कोई नहीं। देखो बहिष्कृत भारत पूछा जाता है, बहिष्कृत हितकारी सभा, ये 1924 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी थी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात की जाएगी तो 1832 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पूना में की गई थी। तो ये कुछ सभाएं थी। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो पार्ट बचा हुआ है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सुपर फास्ट के तौर पर ये बेस्ट वीडियो है आपके रिवीजन के तौर पर, आप इसको अवश्य देखिए। जिन लोगों ने देखा वो इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यहाँ पर इसका टेलीग्राम पर उसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।